दोस्तों, आज ये जापानी सिपाही बेचैनी के साथ झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा था। उसकी नजर सामने रखे जूतों पर गई, लेकिन इतने में ही पीछे कोई नजर बचाकर झाड़ियों में ही छुपा था। जब कुछ ना मिलने पर वो जापानी सिपाही वहां से चला गया, तो इतने में ही हम मिट्टी में सने एक छोटे लड़के को वहां देखते हैं, जिसकी जान में जान आई थी। अब ये लड़का कौन था और वो वहां क्या कर रहा था, ये हम आज की कहानी में जानेंगे। और यहां मैं आपको बता दूं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन बेल ही है। और ये कहानी जाते जाते हमें लाइफ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हालातों में मुश्किलों और सर्वाइवल की एक दास्तान बता जाएगी। कहानी शुरू होती है 1941 के चीन के शंघाई शहर से, जहां हम नदी में बहती हुई कुछ बॉडीज को देखते हैं। जहां से कुछ दूरी पर एक महंगे कैथेड्रल स्कूल में हमारी नजर कोयर गा रहे कुछ बच्चों पर जाती है, और उसी में हम हमारी कहानी के मेन किरदार को देखते हैं, जिसका नाम जेमी है। स्कूल से घर उसे एक महंगी गाड़ी में घर ले जाया जाता है, जहां एक आलीशान घर और कुछ चीनी नौकर भी थे। जेमी के माता पिता इंग्लिश थे और उसके पिता एक टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं, और जेमी की पैदाइश शंघाई में ही हुई थी। उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं था। पिता पूल किनारे खड़े होकर गोल्फ खेलते, तो जेमी भी साइकिल चलाता हुआ उनसे जापानी प्लेन्स की बात किया करता था। असल में उसे फाइटर प्लेन्स बहुत पसंद थे। उसके बेडरूम की छत पर ढेर सारे प्लेन्स के मॉडल भी लगे हुए थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय है, जहां चीन के कुछ इलाकों में अब जापानी घुसने लगे हैं, और इसी बीच उसके पिता चिंतित हैं और चाहते हैं कि जापानी सेना वहां से चली जाए, नहीं तो उन्हें भी अपना काम बंद करके वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा। लेकिन जेमी को इन बातों से कोई मतलब नहीं। वो चाहता था कि जापानी सेना जीत जाए, क्योंकि उनके पास शानदार फाइटर प्लेन्स थे। एक तरह से वो उनकी रिस्पेक्ट किया करता था, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जंग में कौन सही था और कौन गलत। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जंग के हालातों की चिंता हर समय उनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसे में एक रात रेडियो पर एक खबर आती है कि चाइना में रह रहे यूरोपियन लोगों को शहर से एवैक्यूएट करने के लिए समुद्री जहाज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ भेजे जा रहे थे। इस खबर से उसके पिता की चिंता और बढ़ जाती है। खैर, रात का पहर गुजरता है और अगली सुबह हम उन तीनों को एक कॉस्ट्यूम पार्टी की ओर जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उन्होंने पाया कि शहर में बहुत अराजकता का माहौल बन चुका था। चाइना के छोटे गांव के लोग भी अब जंग से बचने के लिए शंघाई शहर की ओर आ रहे थे, और जल्द ही जापानी सेना के लोग भी उनके शहर की तरफ आ रहे थे। ऐसे में नन्हे जेमी की नजर सड़क किनारे एक होमलेस लड़के पर जाती है, और उसे एहसास होता है कि वो कितना प्रिविलेज्ड है, जो बाहर के लोगों को पुलिस के गुस्से का सामना करना पड़ रहा था, और वो अपनी फैमिली के साथ एक महंगी गाड़ी में बैठा हुआ था। खैर, अब कॉस्ट्यूम पार्टी के दौरान हम देखते हैं कि उसके पिता की जान पहचान चाइनीज एम्बेसी के लोगों से भी थी, जो जंग के हालात की चिंता जाहिर करते हैं। इसके बाद हम मार्क्सटन नाम के एक डिप्लोमेट को उसके डैड के साथ देखते हैं, और इसी दौरान जेमी भी पार्टी में बोर हो रहा था, तो वो अपने टॉय प्लेन को लेकर बाहर उड़ाने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ आगे जाकर उसने पाया कि वहां खेतों के बीच एक जापानी फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो रखा था, और उसे ये देख इतना एक्साइटेड फील हुआ कि वो उसमें बैठकर उसे उड़ाने की फीलिंग महसूस करने लगता है। लेकिन खेलते हुए कुछ आगे उसने पाया कि वहां पास में ही जापानी सैनिकों की टुकड़ी भी आ चुकी थी। लेकिन वो उन्हें देख के डरता नहीं, बस उन्हें खामोशी से देखता रहता है। इतने में ही उसके पिता और मिस्टर मैक्सटन उसे आकर वहां से निकालते हैं। मिस्टर मैक्सटन ने जाहिर किया कि अब जापानी सेना उनके दरवाजे तक आ चुकी है, सो अब उन्हें भी शंघाई छोड़कर किसी और जगह चले जाना चाहिए। खैर, ये सब देख उसके डैड इतना परेशान होते हैं कि वो अब घर न जाकर होटल में रहकर अगली सुबह शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। इसके बाद रात की खामोशी में नन्हे जेमी को नींद नहीं आती, तो उसने खिड़की के बाहर देखा, तो पाया कि एक चाइनीज समुद्री जहाज उनके शहर की सुरक्षा कर रहा था। लेकिन इतने में ही एक जापानी जहाज उसको उड़ा देता है, और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल शुरू हो जाता है। भगदड़ के बीच उसका परिवार भी गाड़ी में शहर छोड़ने के लिए रुखसत होता है, लेकिन एक जापानी टैंक उनके पीछे आता है, और वो गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागने लगते हैं। भीड़ इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। ऐसे में वो अपने डैड से बिछड़ जाता है, और कुछ देर बाद सामने से आती भीड़ में उसकी माँ भी उसका हाथ छोड़ देती है। लेकिन जाते जाते उसकी माँ ने शोर मचाकर कहा कि घर जाओ, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। बेचारा नन्हा जेमी अपने माता पिता को बहुत आवाज देता है, लेकिन भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। उसे इस बात का भी दुख था कि जाते जाते वो अपने पिता से ये तक नहीं बोल पाया कि प्लीज पापा, ये वॉर रुकवा दो। खैर, अब सहमे हुए वो वापस अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है, और अब उसे एहसास हुआ कि माता पिता से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है। इसके बाद घर पहुंचा, तो पाया कि घर में तोड़ फोड़ हो चुकी थी।
और नीचे देखा तो पाया कि उनके अपने ही नौकर उनके घर के महंगे फर्नीचर को लूटने में लगे हुए थे। उसने इस पर नाराजगी जाहिर की तो वही नौकर महिला जो उसके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, वो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। शायद इस बात से उसे एहसास हो जाता है कि असल में उसके माता पिता के बिना उसकी कोई औकात नहीं थी। खैर, कुछ दिन और गुजरे और पानी के साथ साथ घर का जो भी बचा हुआ खाना था वो भी अब खत्म होने लगा था। बासी खाना कैसा होता है उसे अब ये भी मालूम पड़ने लगा। घूमते घूमते देखा तो पाया कि उनके स्विमिंग पूल का पानी भी सूख चुका था और उसमें से उसे वही सिक्का मिलता है जिस पर उसके डैड कभी शान के साथ गोल्फ खेला करते थे। वो चाहकर भी घर छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसे अभी भी यकीन था कि उसके माता पिता वापस घर जरूर आएंगे। अकेलापन काटने को दौड़ता था, इसीलिए खुद को खुश रखने के लिए घर के अंदर साइकिल चलाने लगता है। ऐसे में कुछ हफ्तों बाद घर के बाहर कुछ हलचल हुई तो देखा कि उसके सभी पड़ोसियों को, जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन थे, उन्हें वहां से निकालकर जापानी सेना के ट्रक्स किसी कैंप्स में ले जा रहे थे। इसका मतलब अब जापानी सेना ने शंघाई शहर में भी अपनी पकड़ बना ली थी। वो सभी लोग उसे उनके साथ चलने को बोलते हैं। वो पूरी जान लगाकर उनके पीछे साइकिल दौड़ाता है लेकिन ट्रक को पकड़ नहीं पाता। यहाँ उसकी खामोशी देख हमें एहसास होता है कि भूख एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इसीलिए उसे अब लगने लगा कि अगर वो खुद जापानी सेना के सामने सरेंडर कर देगा तो उसे भी कैंप्स में ले जाया जाएगा और उसे भी भरपेट खाना मिलेगा। इसके बाद साइकिल लेकर शहर की ओर गया तो जापानी टुकड़ी को देख सरेंडर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऐसा करते देख सभी जापानी उस पर हंसने लगे और उसे भगा दिया। इसके बाद फिर से एक और जापानी टुकड़ी के सामने सरेंडर करने गया तो पहले तो एक आदमी उसकी साइकिल चुराकर भाग गया और जापानी सेना ने भी उसे भगा दिया। लेकिन इतने में ही उसका सामना एक जाने पहचाने चेहरे से हुआ। ये वही होमलेस लड़का था जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। उसे शक था कि वो लड़का उसे लूटने आया है, इसीलिए वो उससे बचकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन इसी भागा दौड़ी में उसकी टक्कर एक ट्रक से होने ही वाली थी, जिसमें से एक अमेरिकन आदमी बाहर आता है जिसका नाम फ्रैंक था, जो कि छोटी मोटी चोरी करके गुजारा किया करता था। वो उस होमलेस लड़के को भगा देता है और जेमी का पहनावा देखकर उसे यकीन था कि अगर जेमी को गुलामों के बाजार में बेचा जाएगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। वो उसे अपने बॉस के पास ले जाता है और यहाँ हम बैसी नाम के दूसरे अमेरिकन को देखते हैं जो पहले तो उसकी तलाशी लेता है ताकि कुछ महंगा सामान मिल जाए, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। जेमी को भी एहसास हो जाता है कि ये दोनों अमेरिकन उसे लूट रहे हैं, लेकिन उसकी नजर पीछे पक रहे सूखे चावलों पर थी। उसे बस अपना पेट भरना था और इसीलिए वो उनके साथ तमीज से पेश आया, जिसके बाद उसे भरपेट खाना भी मिला। खाना खाते हुए उसे अपने घर के बाहर बैठा वही भिखारी याद आया जो खाने के लिए दिन भर अपना बर्तन बजाया करता था। उसे अब एहसास हो जाता है कि माता पिता का हाथ सर पर ना होने से उसकी जिंदगी की दिशा अंधेरे की तरफ जा रही थी और जब तक लोगों को तुमसे मतलब होगा वो तब तक ही तुम्हें भरपेट खाना देंगे। खैर, अगले दिन उसे मजदूरों के बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वो व्यापारी उसे खरीद नहीं सकता क्योंकि जेमी इतना भी मजबूत नहीं कि वो मजदूरी भी कर पाए। इसी के साथ बैसी को भी यकीन हो जाता है कि जेमी उसके किसी काम का नहीं, इसीलिए वो उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ ऐसे आलीशान घर देखे हैं जहां से बैसी महंगा सामान चुरा सकता था। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि ये बैसी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इनका असली नाम जॉन माल्कोविच है और आपने सुना होगा कि एक ऐसी मूवी बनाई गई थी जिसे 2015 में बनाया और एक सीक्रेट लॉकर में रखा गया है, जो मूवी आप और मैं नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो ठीक 100 साल बाद रिलीज की जाएगी और मूवी का नाम ही 100 ईयर्स है और इस मूवी को इन्होंने खुद लिखा है जो साल 2115 में रिलीज होगी। खैर, अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बैसी भी उसकी बात मानकर उसे ट्रक में बिठा लेता है और जेमी उन्हें वापस अपने घर के इलाके में ले आता है, जहां वो उन्हें बताता है कि अगर उन्हें महंगा पियानो चाहिए तो किस घर में जाना है और अगर महंगा कारपेट चाहिए तो कौन से घर में जाना है। लेकिन ऐसे में जेमी की नजर फिर से अपने घर पर जाती है जहां लाइट्स की रोशनी थी। खुशी से उसे यकीन हो जाता है कि उसके माता पिता वापस आ गए हैं और ट्रक से उतरकर वो शोर मचाते हुए दरवाजा पीटने लगता है। लेकिन उसकी खुशी तब गायब हो जाती है जब उसने देखा कि वहां जापानी सेना की टुकड़ी ने अपना अड्डा बना लिया था, जो उसके साथ साथ फ्रैंक और बैसी को भी पकड़ लेते हैं। बैसी की पिटाई देख वो इतना घबरा जाता है कि बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो पाया कि सब लोग खाने के बर्तन बजा रहे थे और वो जापानी सेना के प्रिजन कैंप में था, जहां गर्मी भी थी और आसपास बीमारी से खांसते हुए लोग भी थे, जहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल था जब खाने में सिर्फ उबला हुआ आलू ही मिलता था और वो भी उससे गिर जाता है।
और दूसरा भूखा लड़का उसे उठाकर भाग जाता है। वापस खाना मांगने गया तो उसके मुंह पर गुस्से से पानी मार दिया गया। उसे अब यकीन हुआ कि यहाँ सरवाइव करना अपने आप में ही एक जंग होने वाली है। घूमते घूमते उसकी नजर एक मृत औरत के शरीर पर गई, जिसे व्हाइट कलर की मच्छरदानी से कवर किया गया था, और उसके बच्चे उसे बेबसी के साथ देख रहे थे। इतने में ही उसकी नजर फिर से बैसी पर जाती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा हौसला आता है। बैसी ने बताया कि यहाँ जिंदा रहना है तो उबला हुआ पानी पियो, और हमेशा जापानी सिपाही से तमीज से पेश आओ, और साथ ही हमेशा उबले हुए आलू को संभाल कर रखो, नहीं तो भूख से मारे जाओगे। इसके बाद बैसी उस मृत महिला के जूते चुराने लगता है, लेकिन जेमी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इतने में ही सायरन बजता है और उन सभी को बाहर ले जाया जाता है, और ऐलान किया जाता है कि यहाँ खाने के राशन की कमी के कारण उन्हें दूसरे प्रिजन शेल्टर में भेजा जाएगा। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उम्मीद करने लगते हैं कि वहाँ के हालात कम से कम यहाँ से बेहतर होंगे। उनमें से चुन चुनकर पहले कुछ लोगों को ट्रक में बिठाया जाता है, जहाँ फ्रैंक और बैसी को तो बिठा दिया जाता है, लेकिन जेमी को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। उसने बैसी की तरफ देखा, लेकिन बैसी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन यहाँ उसने देखा कि ट्रक ड्राइवर को दूसरे कैंप का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए वो गुजारिश करता है कि वो रास्ता बताने में मदद करेगा, और जिद के चलते उनके ट्रक पर बैठ जाता है। अब जेमी एक बच्चा था, इसीलिए ऑफिसर उस पर गुस्सा नहीं करता। इसके बाद जेमी और ड्राइवर एक दूसरे पर चांटे बरसाते हुए रास्ता डिसाइड करते हुए वहां जाने लगते हैं, और यहाँ हम एक बूढ़े को भी उस ट्रक में देखते हैं जो अपने महंगे गोल्फ शूज के साथ वहां पर बैठा था। बैसी की नजर उन जूतों पर जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो उन जूतों को किसी दिन चुरा लेगा। खैर, अब सूरज ढलने के साथ वो ट्रक दूसरे कैंप की ओर आता है, जहां उन सभी को यकीन हो जाता है कि उन्हें झूठ बोलकर यहाँ मजदूरी करने लाया गया था, जहां पहले से ही हजारों लोगों को काम पर लगाया जा चुका था। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अमीर हो, यहाँ जिंदा रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। जहां पास में ही एक प्लेन यार्ड भी था, और प्लेन इंजन का शोर सुनते ही जेमी के चेहरे पर फिर से खुशी आ जाती है, क्योंकि उसने कभी इतनी नजदीकी से प्लेन्स को उड़ते हुए नहीं देखा था। अब जैसे ही वो ट्रक से उतरा तो कई कैदियों को फाइटर प्लेन्स की वेल्डिंग करते हुए देखा, और प्लेन्स को देखने की क्यूरियोसिटी इतनी थी कि सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उसे करीब से छूने चला जाता है। प्लेन्स के इंजन के शोर को महसूस करते हुए थोड़े पल के लिए ही सही, लेकिन अपना दुख भूल जाता है। लेकिन इतने में ही जापानी कमांडर की नजर उस पर पड़ी, और उसने उसको वहां से जाने के लिए बोला। इंजन के शोर के कारण जेमी को कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसे में कमांडर ने फिर से उसे बुलाया और अपनी बंदूक उठा ली। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कमांडर भी रुक जाता है। जब जेमी प्लेन को टच करते हुए अपने स्कूल के दिनों का कॉयर गाने लग जाता है और पीछे मुड़कर जापानी पायलट्स को सल्यूट करने लगता है, वो सभी पायलट भी उसे सल्यूट करते हैं, और उस नन्हे जेमी के दिल में जापानियों के लिए रिस्पेक्ट देख वो कमांडर भी गोली चलाने से रुक जाता है। खैर, अब प्रिजन कैंप के शोर के साथ समय का पहलू घूमता है, और देखते ही देखते साल 1945 का समय आ जाता है। इसका मतलब आज जेमी को वहां रहते हुए पूरे 4 साल बीत गए थे। सभी कैदियों ने जापानी प्लेन्स के लिए हवाई पट्टी बनाने का काम भी पूरा कर लिया था, और अब जेमी भी थोड़ा बड़ा हो चुका था, बातों से भी और अपने तजुर्बे से भी। यहाँ कैंप में गुजारा करने के लिए वो बैसी के अंडर काम करने लगा था, जहां वो कुछ जरूरी चीजों के बदले सामान का लेन देन करने लग पड़ा था। अब उसकी सभी से जान पहचान अच्छी थी, इसीलिए वो कमांडर के भी कुछ काम किया करता था, जहां हम देखते हैं कि वो रोजाना कमांडर के जूते भी पॉलिश करवा के लाता था। उसी दौरान उसकी नजर उसकी ही उम्र वाले एक जापानी लड़के पर जाती है, जो उसी की तरह टॉय प्लेन से खेला करता था, और वो जापानी सेना के साथ वहां फाइटर प्लेन्स उड़ाने की ट्रेनिंग पर आया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। इसके बाद वो मरीजों के कैंप में जाता है, जहां एक डॉक्टर की देखरेख में सभी मरीजों का ख्याल रखा जा रहा था। जेमी कभी कभी उनकी मदद भी किया करता था। डॉक्टर ने एक महिला मरीज को सीपीआर देते हुए जेमी की मदद मांगी। जेमी ने देखा कि इस महिला को भी सफेद मच्छरदानी में रखा गया था, इसका मतलब वो भी मरने वाली थी। लेकिन जेमी उसे मरने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उसे सीपीआर देने लगता है, और ऐसा करते ही उस महिला की आंखें जेमी की तरफ घूमती हैं। जेमी सीपीआर देने से नहीं रुकता, लेकिन डॉक्टर उसे रोकता है और समझाता है कि वो मर चुकी है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जेमी जाहिर करता है कि उस महिला ने उसे देखा और उसे यकीन है कि वो उसे जिंदा कर सकता है, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि ये मरने से पहले का रिफ्लेक्स था और हम उस महिला की कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनके पास उनकी जान बचाने के लिए पर्याप्त मशीनें हैं और ना ही साफ पानी। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद उस महिला के बेड की मच्छरदानी हटाकर किसी और के बेड पर लगा दी जाती है। जेमी ने उस मरीज के बिस्तर के नीचे देखा तो उसे वही गोल्फ शूज दिखाई दिए।
यानी कि अब उस बूढ़े आदमी की मौत होने वाली थी। जेमी ने पूछा कि जो भी मरने वाला होता है आप उस पर मच्छरदानी क्यों लगाते हो, जिस पर वो डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जेमी सिर्फ बातें करने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे शीशे की बोतल का कॉर्क चुराना था, जो कि बैसी ने मांगा था, क्योंकि बैसी कैंप से भागने का प्लान बना रहा था, जिसके लिए उसे एक कंपास बनाने के लिए उस कॉर्क की जरूरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बैसी जानता था कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद अमेरिका से सीधी लड़ाई ले ली थी और अब जापानी सेना धीरे धीरे हार रही थी, और अगर ऐसा हुआ तो वो जापानी कमांडर सारे कैंप के प्रिजनर्स को मारने का ऑर्डर दे देगा, और इसीलिए उन्हें समय रहते वहां से भागना होगा। जेमी उससे वादा लेता है कि जब तुम भागोगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। यहाँ हम डेंटे नाम के एक कैदी को भी देखते हैं जो उनके साथ भागने का प्लान बना रहा था, और यहाँ हम देखते हैं कि बैसी की बात सच हो रही थी। जापानी सेना हार का सामना करने लगी थी, जिस कारण उनकी राशन की सप्लाई भी कम हो चुकी थी, और पहले 2 समय खाना मिलता था, अब एक ही समय उबला हुआ आलू मिलेगा, वो भी तब अगर तुम उसे ले पाए। यहाँ हम फिर से मिस्टर मैक्सटन को देखते हैं, जो जेमी से बोलते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मेरे लिए तुम एक आलू ले आना। ये सीन हमें बताता है कि समय कैसे बदल जाता है। जो आदमी किसी जमाने में एक डिप्लोमेट था, उसे आज एक समय के खाने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। खैर, अब एक सिपाही आलू लेकर आता है और सभी उस पर टूट पड़ते हैं। ऐसे में जेमी भीड़ में घुसकर 4 आलू चुरा लेता है, जिसमें से एक आलू वो मिसेस विक्टर को देता है, क्योंकि वो बीमार रहने लगी थी। वो असल में उनके ही साइड में सोया करता था। खाने के दौरान वो ये भी नोट करता था कि आज खाने में कितने कीड़े थे। अगले दिन बैसी उसे बताता है कि हम इस साल की थैंक्स गिविंग पर एक फीजेंट बर्ड का शिकार करने वाले हैं, जिसके लिए उसने एक ट्रैप भी बनाया था। लेकिन असल में ये बैसी की एक चाल थी। असल में डेंटे ने बैसी को बताया था कि उसे शक है कि कैदी भाग ना जाएं, इसीलिए कैंप्स के बाहर लैंड माइन्स को बिछाया गया था, और ये फीजेंट बर्ड वाली बात झूठी थी। असल में बैसी उसे बर्ड पकड़ने वहां भेजकर ये चेक करना चाहता था कि वहां बाहर असल में कोई लैंड माइन्स तो नहीं। इस बात से हमें अंदाजा हो जाता है कि बैसी कितना मतलबी इंसान था। खैर, रात होती है और जेमी अपनी खिड़की के जरिए खामोशी से जापानी फाइटर प्लेन्स को उड़ान भरते हुए और वॉर के हालात देख रहा था। लेकिन इतने में ही उसने पाया कि वो कोई जापानी प्लेन नहीं, बल्कि एक अमेरिकन प्लेन था, जो उनके कैंप में धमाका कर देता है, और ये देख चारों ओर भगदड़ मच जाती है। बेकाबू कैदियों को देख वो जापानी कमांडर इतना गुस्सा होता है कि उन अमेरिकन प्लेन्स की भड़ास वो उन कैदियों पर निकालता है और उस कैंप के डॉक्टर को पीटने लगता है। लेकिन जेमी वहां आकर उसके सामने डॉक्टर की जान की भीख मांगता है। ये देख कमांडर खामोशी से वहां से चला जाता है, और डॉक्टर भी जेमी की इस बहादुरी के लिए अंदर से जेमी के लिए वही जूते लाता है, जिसे देख जेमी समझ जाता है कि अब वो बूढ़ा आदमी भी मर चुका था। कमांडर का गुस्सा देख बैसी फैसला करता है कि उन्हें फौरन ही लैंड माइन्स की जांच करनी होगी, और अगली सुबह जेमी भी बैसी के झांसे में आकर फीजेंट बर्ड को पकड़ने के लिए नजर बचाकर कीचड़ में उतर जाता है, और यहाँ बैसी के सभी साथी भी उसे अंदर से देख रहे थे। अगर जेमी लैंड माइन से उड़ गया तो इसका मतलब वहां सच में लैंड माइन्स थे, और अगर जेमी जिंदा बच गया तो वो अगले दिन भाग जाएंगे। लेकिन जेमी जब वहां कीचड़ में पक्षी को ढूंढ रहा था, तो इतने में ही एक जापानी सिपाही की नजर उसके जूतों पर जाती है, जिसे देख उसे शक होता है कि कोई कैदी भागने की फिराक में है। वो भी बंदूक पकड़कर कीचड़ में उतर जाता है, और ये नजारा देख बैसी के सभी साथी सिगरेट्स और अपने अपने सामान का दांव लगाने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अब जेमी नहीं बचने वाला। लेकिन बैसी को यकीन था कि जेमी एक उस्ताद लड़का है, वो वहां से बचकर निकल आएगा। यहाँ जैसे जैसे वो सिपाही उसे ढूंढ रहा था, यहाँ बैसी के कमरे में भीड़ बढ़ती जा रही थी, और सब आकर जेमी की जान पर दांव लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो सिपाही जेमी के नजदीक आता है कि तभी वो जापानी लड़का अपना प्लेन कीचड़ में फेंक देता है और बोलता है कि ये गलती से मुझसे गिर गया था और मैं इसे ढूंढ रहा था। इसका मतलब उसने जेमी की जान बचा ली थी। इसके बाद उसने जेमी को मुस्कुराते हुए देखा, और यहाँ सब लोगों के पैसे डूब गए थे। इसके बाद बैसी जेमी की बहादुरी देख उसे अपने कैंप में रहने बुला लेता है, जो कि मर्दों का कैंप था, जहां अंदर आते ही उसने पाया कि सब लोग उसकी बहादुरी देख उसे सलामी दे रहे थे, और सभी को ऐसा करते देख उसे भी यकीन हो जाता है कि अब उसकी इज्जत बढ़ चुकी है, और अब पूरी 36 बिरादरी का सपोर्ट उसके गैल है। इसके बाद जो फ्रैंक बैसी के साथ शुरुआत से था, उसको बाहर सुलाकर उसका बेड जेमी को दे दिया जाता है, और जेमी के उस कारनामे की वजह से वो एक लड़का नहीं बल्कि एक बहादुर आदमी बन चुका था। इसी वजह से बैसी ने उसे बच्चों वाले कैंप से निकालकर अपने मर्दों वाले कैंप में रखा था। जेमी भी इस सुकून के साथ सो जाता है। अगली सुबह का पहर आता है और जेमी पाता है कि डेंटे और बैसी मैप देखते हुए भागने के रास्ते की योजना बना रहे थे।
जेमी फिर से बोलता है कि जब तुम जाओगे तो मुझे भी ले चलना। लेकिन इतने में ही उनका आदमी उन्हें बताता है कि कमांडर आ रहा था। वो फटाफट मैप को छुपाते हैं, लेकिन कमांडर को उस पर शक होने लगता है और वो पाता है कि बैसी ने खुशबू वाली शेविंग क्रीम से शेव किया था और उसे गुस्सा आता है कि साला तू एक वॉर प्रिजनर है और तू इतने मजे में कैसे रह सकता है। इसीलिए वो उसे पीटना शुरू कर देता है और लगातार काफी देर तक उसे मारता है। जेमी निराशा के साथ ये सब देख नहीं पाता और कमांडर से बैसी को माफ करने को बोलता है, लेकिन कमांडर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था और वो उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन वो बैसी को देखने मरीजों के कैंप में जाता है, जहां बैसी को भी महसूस होता है कि सब उसकी रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन जेमी के अलावा उसे देखने कोई नहीं आया। इसीलिए वो उससे अपने दिल की बात जाहिर करता है और बोलता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, बस हालात ने मुझे ऐसा बना दिया। उसके भी कुछ सपने थे। वो चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए और उसके बाद उसका सपना है कि वो एक बार्बर स्कूल खोलेगा। और एक खामोशी से जेमी की ओर देखता है और बोलता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मेरी जगह उस कैंप को लीड करना। ये सुनते ही जेमी बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उस कैंप में आज भी सभी बैसी को ही अपना लीडर मानते हैं। ये सुनते ही बैसी फिर से खड़ा होता है और घायल हालत में ही फिर से अपने कैंप में दाखिल होकर वुडन फ्लोर से साफ पानी की बोतल निकालकर अकेले बैठ जाता है। उस समय जेमी को भी समझ नहीं आता कि आखिर बैसी क्या सोच रहा था। खैर, अब कहानी अपनी अगली करवट लेती है और यहाँ जेमी उस कैंप के बचे हुए आखिरी जापानी पायलट्स की एक सेरेमनी को देखता है और उन्हें सेरेमनी करते देख जेमी इतना भावुक होता है कि उनके लिए अपने स्कूल के दिनों का वही कोयर गाने लगता है। और ये सुन सारे जापानी सिपाही जेमी को देखते हैं। जेमी के दिल में खुद के लिए इतनी रिस्पेक्ट देख उस कमांडर की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। असल में जेमी ये कोयर उन सभी जापानी पायलट्स की रिस्पेक्ट में गा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शायद उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटेगा। और उसके गाने का जादू ऐसा था कि पूरा कैंप खामोशी से उसे सुनता रहता है। अब तीनों पायलट्स उड़ान भरते हैं और उनके ऐसा करते ही उनमें से एक हवा में ही फट जाता है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी फाइटर विमान आ चुके थे जो चारों तरफ से उस कैंप में हमला करना शुरू कर देते हैं। वहां चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और जेमी भी उन्हें देखने के लिए एक घर की छत पर चढ़ जाता है। हालांकि उसे अमेरिकन पायलट्स पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने उनके कैंप का रनवे तबाह कर दिया था, जिसे जेमी और उसके लोगों ने 3 साल की मेहनत के बाद बनाया था। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा उतर जाता है जब एक अमेरिकी पायलट उसकी तरफ देखकर उसे हेलो बोलता है। और यहाँ जेमी का सपना भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वो एक कैडिलैक प्लेन था जिसे जेमी हमेशा से देखना चाहता था। लेकिन इतने में ही डॉक्टर भी वहां आकर उसे नीचे चलने को बोलता है और डॉक्टर उसे इतनी बुरी तरह से डांट रहा था कि यहाँ हम पहली बार जेमी को रोते हुए देखते हैं। वो रोती हुई आवाज में बोला कि अब अमेरिकी जहाज यहाँ आ गए हैं और उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन अब उसे नहीं मालूम कि वो इसके आगे कहाँ जाएगा, क्योंकि बीते सालों में वो अपने माता पिता का चेहरा तक भूल गया था। यहाँ कैंप में उसे अपने परिवार जैसा लगा, लेकिन शायद अब कैंप के सारे लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इतना सुनते ही डॉक्टर भी भावुक होकर उसे गले से लगा लेता है। अमेरिकी जहाज सब कुछ बर्बाद करके जा चुके थे। वो कमांडर भी जमीन पर बैठा अपने मरे हुए साथियों और जले हुए प्लेन्स को देखता रहता है और वो समझ चुका था कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसीलिए अगली सुबह वो सभी कैदियों को किसी अलग बेस पर ले जाने लगते हैं, जहां जेमी पाता है कि बैसी वहां से जा चुका था और बैसी ने उसके साथ वादा किया था कि वो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया था। इस बात से उसका भी दिल टूट जाता है और वो भी भीड़ में दूसरे कैंप की तरफ जाने के लिए शामिल हो जाता है। अमेरिकी जहाज सारी गाड़ियां भी तबाह कर चुके थे, इसीलिए अब सभी को पैदल ही अपना सफर तय करना होगा। यहाँ हम जेमी का एक अलग ही रूप देखते हैं। शायद अब जिंदगी के लेसन्स और दोस्तों से मिले धोखे उसे शांत कर चुके थे। वो बिना कुछ बोले चुपचाप चलता जा रहा था। खैर, जल्द ही सूरज ढलने वाला है। आगे का पैदल सफर मुश्किल होगा, इसीलिए उन सभी को एक मैदान में रुकने को बोला जाता है, जहां घूमते हुए जेमी ने देखा कि वहां जंग के दौरान आम लोगों के घरों से लाए गए महंगे सामान थे। शायद जापानी लोग इन्हें भी लोगों से चुराकर अपने साथ ले जाने वाले थे। घूमते हुए जेमी को वहां एक महंगी गाड़ी दिखती है, जिसे देख उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसके एक इशारे पर एक चीनी ड्राइवर उसके लिए गाड़ी लेकर आता था। और आज चाहकर भी वो गाड़ी उसके सामने है, लेकिन दिल में खुशी नहीं है। और उसे भी ऐसा लगने लगा था कि असली खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं मिलती, क्योंकि अभी भी उसके दिल में बैसी के जाने का दुख साफ झलक रहा था। अब इसके बाद रात के अंधेरे में जापानी सेना अचानक उन्हें फिर से वहां से कैंप की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ जेमी पाता है कि मिसेस विक्टर की हालत अब ठीक नहीं थी। वो शायद ये सफर पूरा ना कर पाए।
इसीलिए वो उनसे कहता है कि हम दोनों आंखें बंद करके यहीं लेट जाएंगे और मरने का नाटक करेंगे, ताकि सेना के जवान हमें यहीं पर छोड़कर चले जाएं। और होता भी ऐसा ही है। उन सब के जाने के बाद जेमी की भी आंख लग जाती है। सुबह पक्षियों के शोर के साथ नींद खुली तो पाया कि मिसेस विक्टर हिल नहीं रही और उसे अब यकीन हो जाता है कि वो मर चुकी हैं। और इतने में ही एक तेज चमक से पूरा आसमान चमक उठता है और जेमी ने महसूस किया कि ये जरूर मिसेस विक्टर की आत्मा होगी, जो जाने से पहले खुशी से उसे शुक्रिया बोल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ देर बाद ही हम बैकग्राउंड में एक खबर को सुनते हैं जहां बताया जा रहा था कि सैकड़ों मील दूर अमेरिकी सेना ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए थे। और इतना दूर होने के बावजूद भी उनके रास्ते में भी धूल और राख से भरी हुई हवाएं चलने लगती हैं। ये शायद उस परमाणु हमले की वजह से हो रहा था। और अब उसे भी समझ में आता है कि वो मिसेस विक्टर की आत्मा नहीं थी, वो परमाणु विस्फोट की रोशनी थी। जेमी भूख और प्यास से इतना बेबस हो चुका था कि उससे अब और चला नहीं जाता। इसीलिए वो अपने नन्हे कदम वापस अपने पुराने प्रिजनर शेल्टर की ओर मोड़ लेता है और घंटों तक वापस उस दिशा में चलना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे में कुछ अजीब होता है। आसमान से ढेर सारे मेडिकल सप्लाईज गिरने लगे, जिसे देख वो भी भूख के मारे उन पर टूट पड़ा। ये शायद अमेरिकी जहाज वहां गिरा रहे थे। इतना सारा खाना देख वो पूरे पैराशूट को ही घसीटकर अपने कैंप की ओर ले जाने लगता है। जैसे ही वापस कैंप में दाखिल हुआ तो थोड़ी ही सही, लेकिन फिर से खुशी मिली जब नजरें अपने उसी जापानी दोस्त से मिली। लेकिन वो बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि उस समय में जापानी सिपाही जब हारने वाले हों तो वो खुद की कटाना तलवार से खुद की जान ले लेते थे। लेकिन वो जापानी लड़का ऐसा नहीं कर पाया और उसका प्लेन भी खराब हो चुका था। ऐसे में वो भी जेमी को देख रो पड़ता है। लेकिन जेमी उसे शांत करवाते हुए उसे कुछ खाने को देता है। लेकिन इतने में ही एक तेजी से आती हुई गाड़ी वहां सभी राशन के सामान को लूटने आती है। और ऐसे में बेसी की नजर फिर से जेमी पर जाती है, जहां जेमी अपने उस जापानी दोस्त के साथ एक फल को अपनी तलवार से काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बेसी को गलत फहमी होती है कि शायद वो लड़का जेमी को मार देगा। इसीलिए बेसी का एक आदमी उसे बंदूक से उड़ा देता है। ये देख जेमी रोने लगता है और बेसी को गालियां देते हुए अपने दोस्त को सीपीआर देकर उठाने की बहुत कोशिश करता है। बेसी उसे समझाता है कि वो एक दुश्मन सेना का लड़का था। लेकिन जेमी आंखों में आंसू लिए उसे बोलता है कि वो जैसा भी था, लेकिन तुम्हारी तरह कायर नहीं था, जो वादा तोड़कर उसे अकेला ही कैंप में छोड़कर चला गया। जेमी शायद उस लड़के की भाषा को इतने अच्छे से नहीं समझता था, लेकिन उसे उस पर यकीन था, क्योंकि उस लड़के ने पहले भी उसे बचाया था। और वो बेसी को बहुत बुरा भला सुनाता है। मजबूरन बेसी को उसे वहीं अकेला छोड़कर जाना पड़ा और उसे यकीन था कि वो अब जेमी से जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए आखिरी गुड बाय के तहत वो उसे एक चॉकलेट देता है और चला जाता है। अब समय का पहलू फिर से घूमता है और कुछ दिनों बाद भी जेमी उसी कैंप में अकेला रहता है और अपने पहले वाले दिनों की तरह ही साइकिल पर पूरे कैंप में घूमता है। और ऐसे में आज उसका सामना वहां आए अमेरिकन जवानों से होता है, जो उसे वहां से ले जाने आए थे। और कुछ दिनों बाद उसे एक गुमशुदा बच्चों के शेल्टर हाउस में भेज दिया जाता है, जहां सभी परिवार अपने अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढने आए थे। और इत्तेफाक से आज उसके माता पिता भी वहां आए हैं, जो पिछले 1 साल से रोज उस कैंप में जेमी को ढूंढने आते थे। लेकिन आज फाइनली उन्हें वो मिल गया। लेकिन जेमी खामोशी से उन्हें ऐसे देखता है कि जैसे वो उन्हें जानता ही ना हो। लेकिन उसे याद था कि उसकी माँ के होंठ और उनके सिर के बाल कैसे दिखते थे। इसीलिए वो उन्हें टच करता है और खामोशी के साथ आंखों में आंसू लिए उनके गले से लग जाता है। और जाते जाते ये कहानी हमें ये बताती है कि युद्ध अपने पीछे टूटी हुई इमारतें, सूनी सड़कें और दर्द से भरे दिल छोड़ जाता है। लेकिन सबसे अंधेरे संघर्ष के बाद भी जीवन धीरे धीरे फिर से सांस लेना शुरू कर देता है। लोग अपने घरों को दोबारा बनाते हैं, बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजती है और उम्मीद राख से ऐसे उड़ती है जैसे लंबी रात के बाद पहली किरण, क्योंकि युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया, हंसी, सुकून और कई अपने। और जब युद्ध की गूंज थम जाती है, धरती फिर सांसें भर पाती है। आंसू जब मिट्टी में गिरते हैं, वहीं से उम्मीद उग जाती है। आंसुओं से धुली ये राहें फिर नई सुबह दिखलाती हैं, क्योंकि टूटे सपनों की राख से ही उम्मीद की कली खिल जाती है। और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।